अगर कोई पूछे भारतीय वायुसेना में कौन से एयरक्राफ्ट हैं तो आप बोलेंगे राफेल हैं, सू-30s हैं, मिराजेस हैं, तेजस हैं। बट इन जहाजों से हटके मैं आज आपके साथ 5 ऐसे एयरक्राफ्ट डिस्कस करता हूं जो कि बहुत ही साइलेंटली और क्वाइटली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें से जो लास्ट जहाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैंने खुद फ्लाई किया हुआ है। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहला जहाज जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा वो है C295। आपने नाम सुना होगा। ये एक स्पेनिश कंपनी है कासा, जिसका एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और भारत ने जो हमारे HS-74 एयरक्राफ्ट थे, जो आपके दादी के जमाने के जहाज है, तो दादी के जमाने के जहाज है 1960s 70s के आपके, उस जहाज को रिप्लेसमेंट के लिए अभी भारत को उसका मौका मिला है काम करने के लिए। तो उसमें एक इंडस्ट्री लगाई गई है वडोदरा में। ये 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ इनॉग्रेट की है। तो जो 56 जहाज हमने स्पेन से लिए हैं उसमें से 16 फ्लाई अवे कंडीशन में है जो भारतीय वायुसेना में उड़ रहे हैं, और 40 जहाज भारत में निर्मित होंगे, जिसका इंडिजिनस कंपोनेंट जो 36% था ओरिजिनली, उसको बढ़ा के 70% करने का प्लान है बाय 2032। अगले 6 साल में इस जहाज में 72% इंडिजिनस कंपोनेंट्स लगेंगे। तो ये एक चीज जानने की है। बट ये तो हो गई टेक्निकल चीजें। बट ये जहाज के बारे में बताता हूँ। इसके पीछे एक रैप होता है जो हवा में खुल जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडीशन में उड़ सकता है। ये करीब 25 से 30 हजार की ऊंचाई तक जाता है। इसके अंदर करीब 8 टन तक इसमें कैरी कर सकते हैं। इसमें स्पेशल ऑप्स के इक्विपमेंट हैं। इसमें पैराड्रॉप हो सकता है। इसमें असॉल्ट लैंडिंग हो सकती है। इसमें करीब 70 ट्रूप्स ले जा सकते हैं। ये जहाज एक एडवांस्ड वेरिएंट है AN-32 का। पहाड़ों में उड़ सकता है, बिना किसी एक्सटर्नल गाइडेंस के उड़ सकता है। ये भारत में अब निर्मित हो रहे हैं C295। और ये नॉट ओनली एयरफोर्स में, बट इसका यूजेज आने वाले दिनों में जो कमर्शियल एयर स्पेस है, जो भारत में Tier 2 Tier 3 सिटीज हैं, जो उड़ान के जहाज हैं, उसके लिए भी इसका प्रयोग होने वाला है। तो इसको फॉलो करते रहिए। C295 की जो प्रोडक्शन है बड़ौदा में, और अभी कुछ महीनों में जो भारत में पहला निर्मित C295 है वो उड़ने वाला है। तो ये तो रहा C295 के बारे में बात करनी। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। दूसरा जहाज जिसके बारे में बात करूंगा वो है डॉर्नियर 228। आप सबने नाम सुना होगा डॉर्नियर 228। ये HAL कानपुर में बनते हैं और ये एक जर्मन टेक्नोलॉजी है और भारत को लाइसेंस दिया गया है। तो ये जहाज भी भारत में बहुत 30 सालों से असेंबल होकर निर्मित हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना नहीं, ये जहाज भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के पास भी है। और भारत ने ये जहाज और भी कई कंट्रीज को गिफ्ट किए हुए हैं, चाहे वो मॉरिशस है, चाहे वो सेशल्स है, चाहे वो मालदीव्स हैं। अब इस जहाज में स्पेशल क्या है? ये जो जहाज है ये छोटा जहाज है। इसमें 12 से 15 लोग आते हैं। ये करीब 1.5-2 हजार फीट की पट्टी से ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर प्रेशराइजेशन नहीं है। मींस ये जहाज 9-10 हजार फीट से ऊपर नहीं जा सकता डॉर्नियर, क्योंकि जो ऑक्सीजन चाहिए होती है इंसान को ब्रीदिंग करने के लिए वो 10 हजार फीट से ऊपर चाहिए होती है। तो ये उससे ऊपर जाता नहीं है। इट मीन ये जहाज कूल्ड है, एयर कूल्ड है, बट इसके अंदर एयर कंडीशनिंग और एयर प्रेशराइजेशन का कष्ट है। तो ये जहाज प्रेशराइजेशन नहीं करता है। बट इसके अंदर एक बहुत जरूरी चीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रोल में भी काम करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो जो हमारी कोस्टल सर्वेलेंस होती है, इसकी एंड्योरेंस 6 से 8 घंटे है और इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। और ये जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है ये कोस्टल रीजन्स में फ्लाई करता है। भारत की जितनी भी गतिविधियां हैं भारत के कोस्ट पे, उसकी रियल टाइम पिक्चर हमारे शोर एस्टेब्लिशमेंट्स को देता है। ये जहाज अंडमान और निकोबार में उड़ता है। अब जो इंटर आइलैंड्स हैं वो भारतीय वायुसेना के पायलट ही ये जहाज को पोर्ट ब्लेयर से कैम्बल बेल, डिगलीपुर और जो बाकी कार निकोबार, ये जितने आइलैंड्स हैं उसमें जो सिविलियंस हैं, जो डिफेंस के नहीं बोल रहा हूं, जो सिविलियंस हैं वो पेमेंट करके भारतीय वायुसेना के डॉर्नियर में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाते हैं आज की डेट में। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि प्लान ये है कि जब C295 की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये जहाज इसको रिप्लेस करेंगे और इंटर आइलैंड एंड Tier 2 Tier 3 सिटीज के लिए कमर्शियल यूज के लिए भी यूटिलाइज किए जाएंगे। तो जो इसका एलिंट वेरिएंट है उसमें रेडियो सिग्नल्स हैं, रडार इमिशंस हैं, और इनको पढ़ के ये रडार कहाँ चल रहा है उसकी कम्युनिकेशन बताता है। ये देखने में एक छोटा लगता है,
बट इसके अंदर जो इक्विपमेंट है, जो मिशन करता है, वो बहुत मैटर करता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि डॉर्नियर HAL कानपुर में बनता है, पूरी तरह भारत में, इसलिए चर्चा में नहीं है क्योंकि जो इंडिजिनस चीजें हैं उसकी हेडलाइन से नहीं बनती है। नेक्स्ट जो मैं चीज आपसे डिस्कस करूंगा है इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का हेरॉन TP कहते हैं इसको। ये IAA का बना है। ये मल्टी ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ये करीब 45,000 फुट तक उड़ सकता है, जो कि एक एवरेज एयरक्राफ्ट की हाइट से ऊपर, और इसकी एंड्योरेंस करीब 36 घंटे रहती है, और ये वेपन्स भी कैरी कर सकता है। मींस ये जहाज, ये ड्रोन वेपन भी कैरी करता है और हवा में कॉन्स्टेंटली 36 घंटे उड़ सकता है। तो ये सर्वेलेंस नहीं है, ये स्ट्राइक भी कर सकता है। और भारत के पास जो हेरॉन जो TP हैं वो लीज पे हैं, अभी हमने इजराइल से लीज पे लिए हुए हैं, और यूक्रेन में इसका प्रयोग हुआ है, गाजा में इसका प्रयोग हुआ है, आर्मेनिया अजरबैजान की युद्ध में इसका प्रयोग हुआ है, और ये मॉडर्न वॉरफेयर के सारे रूल्स बदल दिए हैं। और आपने देखा होगा कि ऑप सिंदूर में तुर्की ने जो अपने ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान को दिए थे, बैरक्तार, ये उसी क्षमता का है या उससे बेटर है, क्योंकि बैरक्तार जो है वो काफी हद तक हमने काउंटर किया है, और उसमें इन जो UAVs का बहुत बड़ा हाथ रहा है इन द पास्ट। तो ड्रोन्स के दुनिया में कहावत है, द साइलेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो ये साइलेंट ड्रोन है हेरॉन TP, और ये स्ट्रॉन्ग ड्रोन है, ये आपको जानना चाहिए। तो मेरी निजी राय ये है कि अगले 5 सालों में जो ड्रोन वॉरफेयर है वो पूरा बदल जाएगा, और भारत की इस लड़ाई में ये एक पहला चैप्टर है ड्रोन वॉरफेयर के ऊपर। देखते रहिए, क्योंकि ये जो युद्ध अभी ईरान ने इजराइल और US के साथ किया, और जो उन्होंने अटैक्स किए UAE पे, और ये सारे के सारे ड्रोन्स के माध्यम से किए गए हैं, और उन्होंने शायद 136 जो ड्रोन्स हैं वो यूज किए हैं। तो भारत भी अभी ऐसी क्षमता कर रहा है कि हम अपने ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करें, और उसमें हमारी मदद कर रहे हैं बहुत सारे देश। बट ये जो एक्सपीरियंस है हमारा इस हेरॉन को ऑपरेट करने का, ये आने वाले दिनों में बहुत हेल्प करेगा। अगला जहाज जो है नेत्रा, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। आप में से कितनों ने नाम सुना है मुझे पता नहीं। ये जो जहाज है ये भारत में बनता है। एक एजेंसी है जो सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स है, कैब्स कहते हैं उसको। ये कैब्स ने भारत में निर्माण किया है। जो प्लेटफॉर्म है जो जिसमें ये इंस्टॉल्ड है पूरा AWC एयरक्राफ्ट, वो एक ब्राजीलियन एयरक्राफ्ट है, एम्ब्रेयर 145। आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, एम्ब्रेयर 145। ये जो एरोप्लेन है इसके अंदर बैंगलोर में जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने इस जहाज को मॉडिफाई किया है, और इस जहाज के अंदर एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब लगा दिया है। और ये जो जहाज हैं ये अब हवा में उड़ के एनिमी टेरिटरी में क्या गतिविधियां हो रही हैं उसको देख के हमें बताते हैं। इसके लिए आपको LAC पार करने की जरूरत नहीं है। इसका जो रडार का स्कैन है वो करीब 240 डिग्रीज का रहता है, और इसमें जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार है, तो ये बहुत ही काम का रडार है। दुनिया के बाकी देश हैं, जैसे US के पास E3 सेंट्री है जो एक अभी डिस्ट्रॉय हुआ था ईरान वॉर में, और जो इजराइल का फैल्कन है, जो स्वीडन का एरियाई है, और चाइना के पास KJ-500 हैं। ये सारे जो इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, और ये उसी लाइन में आता है। साइज में छोटा है बट कैपेबिलिटी में बहुत अच्छा है। तो अब मेरा ये सवाल है कि ऐसी अचीवमेंट जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, कितने लोग नेत्रा का नाम जानते हैं? बहुत कम लोग। न्यूज पे बहुत दिन बात होती है, घंटों घंटों डिबेट होती है, बट इस जहाज के बारे में शायद ही आपने सुना हो, या बहुत कम लोगों ने इसके बारे में कोई डिस्कशन सीखा हो। तो हमें कम से कम 6 एवैक्स चाहिए, कम से कम 10 एक AWC एयरक्राफ्ट चाहिए। तो भारत के पास अब एयरबस 321 आ गए हैं, भारतीय वायुसेना उसमें यही एजेंसी अब उसमें AWC एयरक्राफ्ट मॉडिफाई कर रही है। तो आने वाले दिनों में आपको इसके और नंबर्स सुनने को मिलेंगे, और भारतीय वायुसेना का पश्चिमी तरफ और उत्तरी तरफ जो सर्वेलेंस की कैपेबिलिटीज है वो बहुत जल्द बढ़ने वाली है। लास्ट एयरक्राफ्ट जो मैंने खुद उड़ाया है, और ये है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, AE-50 फैल्कन बोलते हैं, एवैक्स। तो ये इसका एयरफ्रेम IL-76 का है। ये एक इंजन है
जिसके अंदर इजरायली एल्टा का इसमें रडार सिस्टम लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी उसके ऊपर छतरी रहती है। और ये जो है भारतीय वायुसेना में 2009 से 2011 के बीच में ये जहाज आए थे। और इसमें नेत्रा से बहुत बढ़ के काम होता है। और ये 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट्स पकड़ लेता है, करीब 60 से 70 टारगेट्स एनिमी साइड में, और उनको साइमल्टेनियसली ट्रैक करता है। और इसके अंदर जो 360 डिग्री कवरेज है, जो छतरी है ऊपर की, वो हर दिशा में देखती है। तो जहाज अगर टर्न भी कर रहा है तो वो उस साइड का मिशन, इसके अंदर कंट्रोलर्स बैठते हैं, करीब 10 से 15 मिशन कंट्रोल होते हैं। इट मीन्स हर मिशन कंट्रोलर इसी अवैक से हर टाइम पे करीब कितने कितने बड़े पैकेजेस को कंट्रोल करते हैं। मीन्स अगर 15 मिशन कंट्रोलर्स उस जहाज में बैठे हुए हैं तो वो 15 डिफरेंट मिशंस को हवा से ही कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो डाटा है ये ऑनलाइन, ये रियल टाइम में नीचे शिफ्ट हो रहा है, जो कि हमारे IACSS के साथ इसकी क्लियर पिक्चर आ रही है। तो ये जो क्षमता है, चाहे वो सैटेलाइट की इमेज है, चाहे वो इवैक्स की इमेज है, चाहे वो हमारे रडार की इमेज है, चाहे वो हमारे ट्रैकिंग रडार्स की इमेज है, इन सबको फ्यूज करके एक पार्ट पायलट की कॉकपिट में जाता है और दूसरा जो ग्राउंड कंट्रोल में रडार रहता है और IAC से उसके पास जाता है। और इस क्षति में जो ये जो जहाज है एवैक्स, इसका बहुत बड़ा काम है। तो एक टिपिकल मिशन इनका 8 से 9 घंटे का रहता है। तो इट मीन्स एक बार जब ये जहाज उड़ता है तो ये 8 से 9 घंटे रहता है। और ये अनसंग हीरोज हैं। ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट हैं, ये जो क्रू ऑपरेट करते हैं, जो ये क्रू फ्लाई करते हैं, ये एक मिशन को जान देते हैं। और इसकी वजह से हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, चाहे वो ऑप सिंदूर की हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज होती हैं। तो ये 5 एयरक्राफ्ट जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये जो चीजें हैं अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि आपको किन किन टॉपिक्स पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो मैं आने वाले दिनों में बनाने की कोशिश करूंगा। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।